हाय गाइस, मैं आपके साथ DS इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सब एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें टेंस के बारे में बात करेंगे और टेंस के लास्ट प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट को 1 बाय 1 करके सभी को अच्छी तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। उसमें केवल रूल्स और पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और पॉइंट के बारे में नहीं पता रहेगा तो जब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल्स और पॉइंट हैं उन सभी को अच्छी तरह से समझना है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट लिख लिए हैं जिसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन समझना है। अब आपको याद रहे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझना है, मैं आपको बिना डिफिनेशन लर्न किए इट मीन्स आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि एक जो आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैं अभी आपको नाम से ही क्लियर करवा दूंगा और आप अच्छी तरह से समझ लेंगे जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। और डिफिनेशन भी बहुत ही इजी है। चलिए हम क्या करते हैं, उसको नाम से ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम में इसकी डिफिनेशन भी है। आपको हमेशा याद रहे, कहीं पर भी पढ़ो, यदि कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट होती है पहले उस टॉपिक के जो नाम है उस नाम को अच्छी तरह से समझिए और उसमें क्या है। जब तक आप उस टॉपिक का नाम और उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप श्योर है कि आपको आगे जो भी काम कराया जाएगा इट मीन्स जो भी हम कुछ करेंगे उस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन निकालते हैं और डिफिनेशन कैसे कहाँ से आती है और इसी के नाम में सब कुछ दिया गया है। चलिए हम समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा और आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, हम क्या लिखे हैं, पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप सबको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर क्या कहता है, भविष्य, और टेंस क्या कहता है, काल। मतलब भविष्य काल में मतलब फ्यूचर क्या कहेगा, जो आने वाला है। किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा आपके साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, उसी को क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बात होगी आपको याद रहे सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें आपको फ्यूचर की बात कही जाए। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। और आप सबको क्लियर होगा कि इंडेफिनिट मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहते हैं, समान। अब आपको पता होगा इंडेफिनिट जो समान है और यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, गा। क्या है, गा, गी, गे। और यहाँ पर आपको मैं बताया था जब आप फ्यूचर टेंस, ठीक है, जब आप फ्यूचर टेंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर जब इसका मतलब आप समझ गए तो इसका मतलब आप तो समझ गए। इसके बाद ये जो आपका फ्यूचर टेंस है तो सबको पता होगा फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। टेंस का इंट्रोडक्शन के नाम से है वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके वहां पर इंट्रोडक्शन ओपन करके अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस कहता क्या है और इसकी आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या बताया था, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये सभी आते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और यही देखिए सेम चीज आपको मिलेगा किसमें,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन पता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन पता है तो 100% है, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हूँ डिफिनेशन, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, मतलब जिसको इंग्लिश कम समझ में आती है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट हिंदी में डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन लिख लें। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इंग्लिश में इसको कैसे समझेंगे, और आपको हमेशा इंग्लिश में ही याद रखना। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे इंग्लिश में ही बताने की कोशिश करिएगा। द हिंदी सेंटेंस विच एंड्स विथ गा, गी, गे, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, ETC इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज लिखवाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या लिखवाते हैं? जो तो पहले से पढ़ रहे होंगे हमारे चैनल पर उनको तो पता होगा, जो न्यू होगा उसको तो नहीं पता होगा। और जो चीज लिखवाएंगे वो आप बुक में भी ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। अब देखिए यही जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, मैं इसको स्वयं सभी टेंस के पार्ट से निकाला हूं और सभी में इसको यूज किया हूं। इसलिए यूज किया हूं कि फ्यूचर के केस में या किसी भी टेंस के केस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन जिसको नहीं पता रहेगा वो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, या इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे उसमें ऐसा क्या है जो हमेशा रिपीट होता है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओगे वो चीज हमेशा आएगी। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि इसमें क्या आ सकता है और वो क्या है जो बार बार रिपीट करता है। हर वाक्य में अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो अगर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सभी मिलेगा तो वो हमेशा रिपीट करेगा। बस वही पॉइंट आपको यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओ तो सब कुछ आ जाएगा, बट हम यूज कहाँ करना चाहते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा काम हो गया तो चलो भाई हो गया तो कोई मतलब नहीं, बट वही थोड़ा सा और दिमाग लगा लो तो आपको जो भी चीज नहीं आती वो भी अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर याद रहे, अगर आपसे कोई पूछे कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन इन फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, तो आपको केवल एक चीज बताना है, ऑलवेज
रिपीटेड पॉइंट, रिपीटेड पॉइंट। क्लियर है? तो अब देखिए जो पॉइंट रिपीट होती है उन्हीं सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी पॉइंट रिपीट करती है। पहले आपको रिपीट क्या करेगा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा, आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन। आप सबको पता होगा, अभी मैं बताया हूं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। जो किसी हिंदी वाक्य के अंत में आता है, इट मीन्स यही सब, ए और ए, यही आपकी पहचान भी है वाक्य की। तो ए इंड होगा और यही सब क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर है? इसके बाद आपको पता होगा क्या आता है, वर्ब। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी टेंस हैं जहां पर इंडिफिनिट आया है, ऑलवेज, आप हमेशा यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? जितने भी इंडिफिनिट टेंस हैं वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बट पास्ट के केस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। अब इसके बाद एक है आपका लास्ट, हेल्पिंग वर्ब। आप सबको पता होगी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल या विल। क्लियर? यही दो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। अब क्या करना है, आपको समझना है कि सेल और विल का यूज कहाँ होगा। इट मीन्स जब आपको हिंदी वाक्य मिलेगा तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, सेल का यूज कहाँ करते हैं, आई और वी। आई और वी ऐसे एक सब्जेक्ट हैं जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में केवल आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। क्या होता है, सेल का यूज होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, केवल आपको दो ही कर्ता याद करना है। सेल के केस में अगर आपको आई और बी मिल गया, वहां पर आप हमेशा सेल का यूज करोगे। यही चीज आपको चारों पार्ट में याद रखना है। इट मीन्स फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चीज हमेशा याद रखना है कि आई और बी के साथ आपको सेल यूज करना है। और जो आपको बिल मिलेगा, ए बिल, बाकी कर्ताओं के साथ, अगर बाकी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं उन सभी के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बाकी, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बिल। याद रहे, अगर जिसको नहीं याद होता केवल यही दो सब्जेक्ट याद कर लो और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब आई और बी आ गया तो अब आपको हमेशा सेल का यूज करना है, बाकी और कोई सब्जेक्ट मिलता वहां पर बिल का यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनता है और उसमें पॉइंट क्या आती है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, सभी सेंटेंस को लिख लिए हैं। क्या किए हैं, सभी सेंटेंस को लिख लिए हैं और इन सभी सेंटेंस में जो भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को भी लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इन सभी सेंटेंस का रूल निकालते हैं और पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में एएस लिखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सेल या बिल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
इस पॉइंट का कहने का मतलब है जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, सेम इसी पॉइंट पर इसका हम क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है रूल निकालना। तो पहले क्या हमको लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेल या बिल, क्लियर है। अब इसके बाद तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद आपका देखिए निगेटिव सेंटेंस है, और इस निगेटिव सेंटेंस में देखिए जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेम ही अफर्मेटिव की ही तरह है, बस यहाँ पर क्या करना है, नॉट यूज करना। जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में एनएस लिखे हैं। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है सेल या बिल, और उसी के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है, क्लियर। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। सेम है, जैसे आप अफर्मेटिव अभी समझे हो ऐसे आपको निगेटिव भी समझना है। इसमें क्या करना है, जब हम रूल लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या बिल प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसका भी रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका किसमें, निगेटिव सेंटेंस का रूल। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रूल को निकाल रहे हैं। जैसे मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, बस उसी पॉइंट के हेल्प से मैं रूल आपको बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप रूल आसान तरीके से बना सकते हो। फिर देखिए आपको तीसरा वाक्य है, तीसरा सेंटेंस है जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आईएस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें आपको समझना है कि कैसे पॉइंट है। पॉइंट अगर आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आप रूल बना लोगे। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। आईएस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में आईएस लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सेल या बिल, क्लियर है। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपके मोबाइल में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जब रूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्या, सेल या बिल। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या हो गया, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ एनी स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन मार्क को ट्रांसलेट करने के बाद छोड़ देता है तो याद रखिएगा इस पे भी आपका नंबर कटता है। यदि आप इसे यूज नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है और लास्ट सेंटेंस है। इसमें देखिए क्या होता है, सेम इसी की तरह है, बट इसी में क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। और एक बात आपको हमेशा याद रहे कि कहाँ से फॉर्म हुआ है, इट मीन्स कहाँ से बना है या कहाँ से रिलीज हुआ है। जब आप एक निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं तो तब जाके आपको एक नया सेंटेंस बनता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहाँ से बनता है।
तो इन्हीं दोनों को जब मिलाया जाता है तब एक सेंटेंस नया फॉर्म करता है। तो चलिए इसमें पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस एनएस लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखिए सेम वही चीज कि सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्या, सेल या बिल। तो अब आगे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो रूल में पहले हमको क्या करना है, पॉइंट के अनुसार सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल। क्लियर है, सेल या बिल हो गया, प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहा आपका रूल। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे रूल बनाया जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं सभी का रूल्स और पॉइंट हम लिख दिए हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं और जो पॉइंट्स होती हैं और जो रूल होते हैं कैसे बनाया जाता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।